Hello everyone, welcome to IAS PCS by aspirants. So from today onwards we are going to start the test series for UPSC 2024 और इस सीरीज में हम अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो UPSC 2024 के लिए टेस्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विजन IAS के टेस्ट नंबर 1 की, और ये एक फुल लेंथ टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़िए, फिर उसका आंसर दीजिए अपने मन में और मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेसिक फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक फिलॉसफी होती है उसके आधार पर आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज़ करना है। पहला है, इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग members of society. It specifies who has power to make decision in a society. और तीसरा है, it sets limit on what a government can impose on its citizen. अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है जिससे कि कोई सोसाइटी गवर्न होती है। उसके अलावा एक कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है, और यही डिसीजन मेकिंग का पावर देता है सोसाइटी को। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, द क्लेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कंसिस्टेंटली विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द मेकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ सर्विसेज and posts in connection with the affair of the union or a state. This provision was provided in the Indian Constitution under. अब आपको बोला है कि जो भी स्टेटमेंट आपको बताया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, पार्ट 4 में है, पार्ट 3 में है, पार्ट 16 में है या पार्ट 17 में है। तो अगर आप देखें तो पार्ट 4 क्या होता है, पार्ट 4 जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ते हैं तो पार्ट 4 में हम पढ़ते हैं DPSP के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। तो पार्ट 4 जो है वो DPSP से रिलेट करता है। वैसे ही अगर हम पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, और जब आप पार्ट 16 की बात करते हैं तो वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट 16 में क्या है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपने पार्ट्स पढ़ा होगा तो इसमें जो कहा गया है क्लेम ऑफ SC एंड ST टू सर्विसेज, ये पार्ट 16 के आर्टिकल 335 में लिखा गया है। ये जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा ये आर्टिकल 335 का स्टेटमेंट है, और जो कि पार्ट 16 में है। अगर आप पार्ट 17 की बात करते हैं तो पार्ट 17 जो है वो डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज की बात करता है, जिसमें कि खास तौर पे अगर आप आर्टिकल 351 कहें तो वो इसकी बात करता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका पार्ट सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट की फीचर्स कौन कौन से हैं उसके बारे में आप देखेंगे। दे स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। उसके बाद कह रहा है, देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स दैट आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो हमारे कंट्री में जो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं वो केवल और केवल गवर्नमेंट के ही खिलाफ नहीं मिले, स्टेट के खिलाफ ही हम उसमें अपील नहीं करेंगे, बल्कि अगर कहीं पर किसी इंडिविजुअल के द्वारा भी आपका फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है तो आप उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं, जो रिट के अंतर्गत आता है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 आप पढ़िए, देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स दैट आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। बिल्कुल सही बात है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी। नहीं, यहाँ अगर आप स्टेटमेंट नंबर 4 को देखेंगे तो वो गलत होगा। स्टेटमेंट 1 कैसे सही है, तो देखिए किसी भी कंट्री में जो इंडिविजुअल का राइट होता है और सोसाइटी का जो सोसाइटी का जो कंट्रोल होता है, सोशल कंट्रोल होता है, दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम फंडामेंटल राइट करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या कह रहा है कि ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट, लेकिन इसके अलावा हमारे प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हैं आप इसके लिए। फंडामेंटल राइट्स की जब आप बात करते हैं तो कुछ नेगेटिव कैरेक्टर की भी आप बात करते हैं। नेगेटिव कैरेक्टर का मतलब होता है कि फंडामेंटल राइट्स का जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव कैरेक्टर है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये स्टेट को क्या करता है, रोकता है कुछ चीज़ें करने से। क्या करने से, तो जो चीज़ें इंडिविजुअल्स की राइट के खिलाफ हैं उनके लिए रोकता है।
और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिफेंड किए जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट जो है वो परमानेंट नहीं है, आप ये भी याद रखिएगा। परमानेंट क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट को भी अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उस केस में आपको बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होगा, जो केशवानंद भारती का केस था 1973 का, कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड व्हाइल अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सस्पेंशन भी होता है फंडामेंटल राइट्स का। जब आप बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी आपका उसको इमरजेंसी के समय पे रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। उसके अलावा आर्टिकल 31A है जो कुछ लॉज को बचाता है, आर्टिकल 31B है, आर्टिकल 31C है, वो भी आपको पढ़ना चाहिए, एक बार जरूर आप देखेंगे इसको। अब यहाँ पे जो चौथा स्टेटमेंट है आप उसकी भी एक बार बात करते हैं कि ऑल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी। नहीं, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अगर ये बोलता तो स्टेटमेंट सही होता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, बट फ्यू राइट्स आर देयर जिसके लिए आपको लॉ बनाना पड़ेगा उसको इफेक्ट में लाने के लिए। क्लियर है ये बात? और ये लॉ कौन बनाता है? ये लॉ बनाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज द राइट, आर्टिकल 35 अगर आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के बारे में आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिया है। आप सबसे पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 को देखते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम। दूसरा है द बेनिफिशरीज अंडर द स्कीम विल बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज द नोडल एजेंसी फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। जब आप इसके ऑप्शंस देखते हैं, ये हटाना पड़ेगा मुझे 1 सेकंड के लिए। अब अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस हैं 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, और डी ऑप्शन है 1, 2 and 3। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। डी कैसे है? तो देखिए, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जा रहा है। दूसरी बात, इससे क्या होता है कि जो बेनिफिशरीज इसके अंडर आ रहे हैं वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, मतलब 2011 की जनगणना के आधार पर लोगों को तय किया जा रहा है कि किसको इसका लाभ मिलेगा। और जो तीसरी बात है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यही एपेक्स बॉडी है जो इम्प्लीमेंट कर रही है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, तो ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भी है, उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सी हम बात कर लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर तो डी होगा, मतलब 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है ये एक ऐसी बॉडी है जो नेशनल हेल्थ एजेंसी को सक्सीड कर रही है। पहले नेशनल हेल्थ एजेंसी थी, अब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। और ये फंक्शन करता है किसके अंतर्गत? तो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत इसको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आप एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के बारे में आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 2 स्टेटमेंट दी है। पहला है इट इज़ रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF के द्वारा रिलीज होता है, और दूसरा है इट इज़ रिलीज्ड वंस इन अ ईयर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अब इसकी आंसर में बताने से पहले थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट है ये IMF के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है, पहली तो बात ये हो गई। क्लियर है? ये रिलीज होता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो IMF नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता है। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 है कि इट इज रिलीज्ड वंस इन अ ईयर, ये भी गलत है। ट्वाइस इन अ ईयर, 1 साल में 2 बार इसको रिलीज किया जाता है, एक तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट है ये क्या कहता है। तो ये बता रहा है, ये इसने कहा है कि जो ग्लोबल GDP की ग्रोथ है वो 2023 में 1.7% होगी, ग्लोबल GDP की ग्रोथ।
और ये जो जीडीपी की ग्रोथ 1.7% है, ये बहुत कम है। 1993, 2009 और 2020 के बाद ये तीसरे नंबर पे सबसे कम है। उसके बाद इसी ने कहा है, वर्ल्ड बैंक की इसी रिपोर्ट ने कहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट होगा वो 2023 में 6.6% ग्रोथ रेट होगा। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक तरफ शेड्यूल्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ प्रोविज़न दिया है, और आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और इसमें क्या कहा है? इसमें कह रहा है, मैं एक बार पेन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला है फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल के आगे लिखा हुआ है कि एलोकेशन ऑफ स्टेट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। बिल्कुल सही बात है। शेड्यूल 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यही करता है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, इसमें दूसरे स्टेटमेंट की, 6th शेड्यूल के बारे में। 6th शेड्यूल क्या कहता है? प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। देखिए, जो 6th शेड्यूल है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ की बात करता है। ये शेड्यूल एरियाज़ लिखा है, जबकि यहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ होगा। और ख़ास तौर पे अगर ट्राइबल एरियाज़ की आप बात करें तो AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इसके बारे में बात करता है 6th शेड्यूल, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, न कि शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में। तो स्टेटमेंट ये गलत हो गया, और ये शेड्यूल जो है वो आपको याद रहना चाहिए। फिर 10th शेड्यूल की बात करते हैं। तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है। एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट 1985 के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, और इसने एक नया शेड्यूल जोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड दैट शेड्यूल वाज द 10th शेड्यूल। तो आपको क्लियर हो गया कि स्टेटमेंट 2, इसका जो 2 वाला ऑप्शन है ये गलत है, और बाकी 1 और 3 सही है। तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप ध्यान से एक बार पढ़िएगा क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस? मिथाइल ब्रोमाइड है, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन HBFC है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप बार बार देखते हैं, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि मिथाइल ब्रोमाइड, HBFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये चारों ही ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं। और ओजोन डिप्लीशन जो है वो क्या होता है आपको पता है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बहुत सारे होते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, HCFC हो गया, HBFC हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, मिथाइल क्लोरोफॉर्म हो गया। जो रेफ्रिजरेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जो एयर कंडीशनर्स या रेफ्रिजरेटर्स हम अपने घरों में यूज करते हैं, उसकी वजह से ये रिलीज़ होते हैं एटमॉस्फेयर में, और वो जाके क्या करते हैं, एरोसोल्स वगैरह हैं वो सब जाके और ओजोन लेयर में डिप्लीशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी इज इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी का जो सेटअप किया गया वो 1976 में कांग्रेस की सरकार ने किया, और इसका जो सबसे बड़ा सजेशन था वो ये था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाए, और 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 के तहत एक नया पार्ट जोड़ा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट वाज पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस समय इसमें एक आर्टिकल था जो आर्टिकल 51A है, वो आज भी वही आर्टिकल है, और वो इसमें जोड़ा गया। तो बात करते हैं सबसे पहले, ऑप्शन क्या है? एम्पावर पार्लियामेंट टू इम्पोज पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर नॉन कॉम्प्लायंस विद एनी ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। दूसरा है ड्यूटी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तीसरा है ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड बी अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स। और चौथा है नो लॉ इम्पोजिंग पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर नॉन कॉम्प्लायंस with any of the fundamental duties shall be called in question in any court। अब आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा रिकमेंडेशन इनकॉर्पोरेट किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। करेक्ट आंसर इसका होगा बी। देखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी में ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले तो आप इसका आंसर समझ लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। स्टेटमेंट ए जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट ए जो कह रहा है कि एम्पावर पार्लियामेंट टू इम्पोज पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये गलत है। इंडिया में कोई भी पेनल्टी या पनिशमेंट नहीं है। किसके लिए? फंडामेंटल ड्यूटी अगर आप नहीं करते हैं तो आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। स्टेटमेंट ये गलत हो गया। स्टेटमेंट बी की बात कर लेते हैं।
स्टेटमेंट बी है ड्यूटी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। ये बात आप देखिए, ये बात जो है आपके इस क्वेश्चन में ये सही है, बी वाला ही इसका करेक्ट आंसर है। सी ड्यूटी टू पे टैक्सेस, नहीं, ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है। नो लॉ इम्पोजिंग पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस विद एनी फंडामेंटल ड्यूटी शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोर्ट में केस तो होगा ही, अगर कोई इस तरह की बात होती है फंडामेंटल राइट्स के संबंध में, अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट को इंफ्रिंज कर रहा है, कोई ऐसा लॉ बन गया, तो कोर्ट में तो उसको क्वेश्चन किया जाएगा। तो केवल और केवल स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई का फंक्शन पूछ रहा है। पहला है इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन, ब्राइबरी एंड मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। दूसरा है प्रोब टेरर अटैक्स इंक्लूडिंग बॉम्ब ब्लास्ट, हाईजैकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स एंड शिप्स, अटैक्स ऑन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड यूज ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। उसके बाद है इन्वेस्टिगेटिंग सीरियस क्राइम्स हैविंग नेशनल एंड इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस कमिटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स ऑफ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। और चौथा है मेंटेनिंग क्राइम स्टेटिस्टिक्स एंड डिसएमिनेटिंग क्रिमिनल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्यों होगा बी, अब हम इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन। तो ये बी जो है ये फंक्शन नहीं है सीबीआई का, ध्यान से देखिएगा, ये जो ऑप्शन है बी। प्रोब टेरर अटैक्स इंक्लूडिंग बॉम्ब ब्लास्ट, हाईजैकिंग एयरक्राफ्ट, क्या मतलब है इसका सीबीआई से? इसका सीबीआई से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। ए करेक्ट है, क्योंकि करप्शन का जो केस होगा, जो ब्राइबरी का केस होगा, मिसकंडक्ट का केस होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, वो सीबीआई के अंतर आएगा। उसके अलावा जो सीरियस क्राइम होगा नेशनल और इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस के, वो भी इसके अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी भी करेक्ट है, क्योंकि क्राइम स्टेटिस्टिक्स वगैरह का मेंटेनेंस यही करता है। अब जब आप बात करते हैं कि प्रोबिंग टेरर अटैक्स इंक्लूडिंग बम ब्लास्ट, हाईजैकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड शिप्स, अटैक ऑन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, इसके लिए हमारे पास एनआईए है। इस ऑप्शन बी के लिए हमारे पास नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए है। ये काम एनआईए का है, सीबीआई का काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है विद रेफरेंस टू द यूनिवर्सल सीरीज बस यूएसबी। अब यूएसबी आपने सुना होगा टाइप बी, टाइप सी। तो यूएसबी के टाइप सी कनेक्टर्स जो हैं वो न्यूज़ में रहते हैं, उनके बारे में क्या सही है? इट इज़ अ डबल साइडेड कनेक्टर विद रिवर्सिबिलिटी। क्या ये डबल साइडेड है? बिल्कुल होता है। आप जब पुराना चार्जर देखते होंगे तो वो एक ही साइड से लगता था, लेकिन टाइप सी चार्जर दोनों तरफ से लगता है। उसके बाद इट इज़ नॉट बैकवर्ड कंपेटिबल विद प्रीवियस यूएसबी टाइप्स। बिल्कुल सही बात है, प्रीवियस यूएसबी टाइप्स के साथ ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका टाइप सी के लिए पोर्ट भी अलग होता है। अब इसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं, यूएसबी की अगर बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी यूएसबी के बारे में समझ लेते हैं कि यूएसबी क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए यूएसबी क्या है। पहले तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसने कहा है कि टाइप सी के यूएसबी पोर्ट्स को अब इंट्रोड्यूस किया उसने लैपटॉप के लिए या और भी जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैं उसके लिए, और कहा कि 2025 तक एक कॉमन चार्जिंग सॉल्यूशन हमें लाना है और उसके लिए कॉमन चार्जर होना चाहिए। कॉमन चार्जर क्यों होना चाहिए? कॉमन चार्जर इसलिए होना चाहिए ताकि ई वेस्ट कम हो, ई वेस्ट कम हो। इसके लिए इन्होंने कहा कि जो यूएसबीज़ हैं वो यूएसबी अलग अलग टाइप की, जैसे एक होता है यूएसबी टाइप ए, ये फ्लैट और रेक्टेंगुलर शेप का होता है। यूएसबी टाइप बी आपने देखा होगा, एक कॉमन स्क्वायर शेप का होता है। ए जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा, बी जो है वो स्क्वायर शेप का होगा। और जैसे ही आप टाइप सी की तरफ आते हैं तो टाइप सी भी स्मॉल रेक्टेंगुलर ही होगा, लेकिन उसके कॉर्नर्स जो होंगे वो राउंडेड होंगे। क्लियर है ये बात? अब यूएसबी टाइप सी जो है वो 24 पिन डबल साइडेड कनेक्टर के साथ जुड़ा होता है। अब इतना जानने की आपको जरूरत नहीं, अगर जानना हो तो थोड़ा डिटेल में आप यूएसबी टाइप सी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एक बार आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डिनेंसेस फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी में जब आप पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड्स, तो वहाँ आप पढ़ते हैं एक इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 जो था उसने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में बड़ा अहम उसका रोल था। रोल क्या था कि पहली बार इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में
अलाउ किया गया। इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर के तहत वायसराय की काउंसिल में नॉमिनेट किया गया। और आप याद कर सकते हैं कि राजा ऑफ बनारस, महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव, इन 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया गया था। मद्रास और बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे वो भी दे दिए गए थे। मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस, याद रखिएगा इस बात को, डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1861 से शुरू हुआ। और उसके साथ ही साथ बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की स्थापना की गई। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत भी 1861 के इसी कानून से होती है, इसी भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लेड डाउन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट इन एनी वे ओवरराइड और एब्रीज द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड by part 3. On the other hand, they have to conform to and run as subsidiaries to the fundamental rights laid down in part 3. But the fundamental rights could be amended by the parliament by enacting constitutional amendment acts. अब आपको बताना है कि in which of the following cases did the Supreme Court hold this opinion. देखिए केस लॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो केस लॉस को हम इसी क्वेश्चन में डिस्कस भी करेंगे। अब ये जो बात कह रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे 1951 का चंपकम दोराईराजन केस, तो चंपकम दोराईराजन केस ऑफ 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया और कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो पार्ट 4 में हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, किसी भी तरह से कैन नॉट इन एनी वे ओवरराइड और एब्रीज द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय पार्ट 3। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा गया कि दे हैव टू कन्फर्म एंड रन एज सब्सिडरीज टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब ये तो चंपकम दोराईराजन का केस था जो आपका स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस जो 1967 का है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया। वो ये कहा कि पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सैक्रोसैंक्ट हैं, परमानेंट इन नेचर हैं और उनको छीना नहीं जा सकता है। क्लियर है? लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में कोर्ट ने क्या कहा कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, लेकिन कब? बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। वैसे ही जब आप 1980 के मिनर्वा मिल्स केस की बात करते हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की बात करता है। फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं और दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ये कहता है मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या करना है कि 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन किस लिस्ट में है, ये आपको बताना है। ये आप समझ सकते हैं आसानी के साथ। तो 13th का जो आंसर होगा वो बी होगा। केवल एक ही पेयर ऐसा है इसमें, वो कौन सा पेयर है अब आप देखिए। सबसे पहले देखिएगा, बैंकिंग की बात हो रही है। बैंकिंग जो है वो यूनियन लिस्ट में होता है, तो इसका ये होना चाहिए। एग्रीकल्चर जो है वो होता है स्टेट लिस्ट में, तो इसका ये होना चाहिए, तो ये करेक्टली मैच है। ट्रेड यूनियंस की जब आप बात करते हैं तो ट्रेड यूनियंस होते हैं कंकरेंट लिस्ट में, तो केवल एक जो 2 है वही मैच कर रहा है, तो ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। अभी हमने बात किया था मिनर्वा मिल्स केस 1980, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात कर रहा है। ये मैटर, स्टेट ऑफ मैटर जब आप पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, तो चौथा आता है प्लाज्मा और 5वां आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इट्स एग्जिस्टेंस वॉज पॉजिटेड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड इंडियन फिजिसिस्ट जगदीश चंद्र बोस। इसमें बताना है आपको कि कौन सा करेक्ट है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स आर हीटेड टू अ नियर क्रिटिकल टेम्परेचर। और तीसरा है इट कैन बी यूज्ड इन क्रिएशन ऑफ एटॉमिक लेजर्स एंड एटॉमिक क्लॉक्स। जो करेक्ट आंसर इसमें होगा
वो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 3। केवल 3 ही इसमें करेक्ट है, मतलब ओनली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले वाले में देखिए कितना अच्छे से आपको ये क्वेश्चन में फंसाया गया। क्वेश्चन में क्या था कि जगदीश चंद्र बोस नहीं थे बल्कि सत्येंद्र नाथ बोस थे, जो इंडियन मैथमेटिशियन थे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन और सत्येंद्र नाथ बोस, इन लोगों ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का नाम इनके ऊपर पड़ा है। दूसरा क्या है, कह रहा है कि नियर क्रिटिकल टेम्परेचर, एटम्स को क्रिटिकल टेम्परेचर के पास नहीं बल्कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर कूल किया जाता है, तब ये अचीव होता है। क्लियर है? और ये एटॉमिक लेजर्स, एटॉमिक क्लॉक्स, ग्रेविटेशनल, रोटेशनल, मैग्नेटिक सेंसर्स वगैरह में काम आता है। तो केवल स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप अपने रिलीजन को अगर आप पढ़ते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, तो वहाँ ये बात मिल जाती है। स्टेट शुड नॉट स्पेंड द मनी कलेक्टेड बाई वे ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। बिल्कुल ये सही है। दूसरा, द प्रोविजन प्रोहिबिट द लेवी ऑफ टैक्स एंड फी टू कंट्रोल द सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस। नहीं, ये नहीं है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली लेवी ऑफ टैक्स एंड नॉट अ फी। केवल टैक्स की बात होती है, टैक्स छोड़ सकते हैं, फी की बात नहीं की गई, यहाँ पे फी आ गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 360 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। सेंटर अक्वायर्स फुल कंट्रोल ओवर स्टेट इन फाइनेंशियल मैटर। दूसरा स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट मे रिजर्व ऑल मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल्स फॉर कंसिडरेशन आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। और तीसरा है, प्रेसिडेंट मे इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा, पहले तो आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली और 1, 2 and 3 ओनली। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 360 के अंतर्गत, तो उस केस में हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार का मनी बिल या फाइनेंशियल बिल है वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख लेता है गवर्नर। वो डायरेक्टली स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब अगर किसी राज्य की विधानसभा ने पास कर दिया तो वो पास नहीं होगा, वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और प्रेसिडेंट के पास एक और ख़ास बात यहाँ पे है, प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि वो किसी की भी, जो भी लोग वहाँ पे यूनियन में सर्व कर रहे हैं उनकी, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी से संबंधित रिडक्शन कर सकता है, अलाउंस कर सकता है। ये अपवाद है, याद रखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो कंडीशन है, जो सर्विस कंडीशन है, वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऑटोनोमस है, स्वायत्त है, स्वतंत्र है, और उसकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए ये नियम लाया गया। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी एक अपवाद है इसके लिए। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू एडमिट अ न्यू स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन आसान है, पार्लियामेंट का ये काम है। आर्टिकल 3 आप पढ़ते हैं और आर्टिकल 2 पढ़ते हैं, दोनों में अंतर भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है? तो करेक्ट आंसर तो इसका हो जाएगा पहला, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक बात है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस होगा। वाइड रिप्रेजेंटेशन, तीसरा है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, और चौथा है हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, 2 and 4। तीसरा जो है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ये नहीं होता है। स्ट्रिक्ट आप देखिए खुद ही कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है इंडिया की डेमोक्रेसी में? नहीं है। क्यों नहीं है? आप देखिए, जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून को भी स्ट्रक डाउन कर सकता है। अगर कानून सही नहीं बना है पार्लियामेंट के द्वारा तो उस कानून को जुडिशरी रोक सकती है। दूसरी बात, जुडिशरी की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? तो प्रेसिडेंट कर रहा है। प्रेसिडेंट क्या है? तो एग्जीक्यूटिव है। तो जब तीनों एक दूसरे के कामकाज में इंटरफेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के काम में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, लचीलापन है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें।
तो 20वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स पॉलिटिकल इक्वालिटी? इलेक्शंस बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, उसके बाद एबोलिशन ऑफ टाइटल, फिर है नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसका करेक्ट आंसर सीधे सीधे दिख रहा है कि इसका टाइटल से कोई मतलब है नहीं। एबोलिशन ऑफ टाइटल से क्या मतलब है? पॉलिटिकल इक्वालिटी का टाइटल एबोलिशन ऑफ टाइटल से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब किससे है? इसका मतलब है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में इसलिए नहीं काट दिया जाएगा कि वो किसी रिलीजन या कास्ट या किसी और जेंडर का है। क्लियर है? तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 सही है। स्टेटमेंट 2 जो है वो अलग बात कर रहा है, वो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 की बात कर रहा है, वो फंडामेंटल राइट है, वो अलग केस है। क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, अमेंडमेंट प्रोसीजर की जब आप बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कई तरह से होता है। कैसे होता है, अब उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द लोकसभा। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। दूसरा, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दैट सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी। ये भी गलत हो गया। देखिएगा बहुत ध्यान से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को आप लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर भी ला सकता है और नॉमिनेटेड मेंबर भी ला सकता है। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया क्योंकि बोल रहा है कि नॉमिनेटेड मेंबर नहीं ला सकते। दूसरा स्टेटमेंट, फेडरल प्रोविजन के लिए स्टेट्स के द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी नहीं, स्टेट्स को केवल और केवल सिंपल मेजॉरिटी से ही करना है काम। स्टेट के पास 50% से अधिक स्टेट, मतलब आधे से अधिक राज्य या आधे राज्य कहिए, आधे से अधिक नहीं, आधे राज्य जो होंगे उनको क्या करना होगा? उनको सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से, मतलब 50% + 1 से पास करना होगा। स्पेशल मेजॉरिटी का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है स्टेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट विच मीन्स द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला स्टेटमेंट आपने देखा। दूसरा है, वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। बिल्कुल, अब आप यहाँ पे देखिएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों बातें आर्टिकल 14 में लिखी गई हैं। अब इसमें अगर बात करें कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। जहाँ वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई, मतलब क्या हुआ कि रिजर्वेशन जो दिया गया है, आरक्षण जो दिया गया है, चाहे वो आर्टिकल 15 की बात हो, आर्टिकल 16 की बात हो, यहाँ पर आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा। जहाँ पर इक्वालिटी अमंग अनइक्वल्स हो रहा है वहाँ पे नहीं अप्लाई होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। भाई, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो बोथ कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट भी है और नेगेटिव भी कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दो अलग अलग बातें हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको इसमें फंसाने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जो एकात्मक यूनिटरी फीचर है वो क्या है? तो देखिए, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक बात है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है? यूनिटरी फीचर में आता है। इमरजेंसी प्रोविजन, ये भी यूनिटरी फीचर में आता है। ऑल इंडिया सर्विसेज, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, जितने के जितने दिए हैं सब के सब यूनिटरी फीचर में आते हैं, कोई भी फेडरल फीचर में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स अबोलिश अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट्स इट्स प्रैक्टिस एज अ फंडामेंटल राइट। अब देखिए 24 तो आसान सा क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट में जब आप बात करते हैं कि अनटचेबिलिटी को एबोलिश करने की, तो राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 से 18, उसी में आर्टिकल 17 आता है, तो राइट टू इक्वालिटी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सा सही है। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करें। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है?
द कमीशन हैज़ नो पावर टू पनिश द वायोलेटर्स ऑफ ह्यूमन राइट नॉर टू अवॉर्ड एनी रिलीफ इंक्लूडिंग मॉनेटरी रिलीफ टू द विक्टिम्स। क्वेश्चन नंबर 25 का स्टेटमेंट पहला, और ये बात हो रही है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। ठीक है, ए हो गया। ए जो है ये बिल्कुल सही बात है, ये केवल रेकमेंड करेगा, ये खुद से जज नहीं बन जाएगा। दूसरा, द कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट टू गवर्नर ऑफ स्टेट, तो ये बात गलत है। गलत कैसे है? जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है ये अपना रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट या स्पेशल रिपोर्ट, ये स्टेट गवर्नमेंट को देता है, गवर्नर को नहीं देगा बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को देगा। तो एक ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइडल डिसरप्शन इवेंट दैट वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। अब ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। करंट अफेयर से रिलेटेड कैसे है इसके बारे में हम बात करते हैं। टाइडल डिसरप्शन इवेंट के बारे में बात करते हैं। पहले देखिए, टाइडल डिसरप्शन इवेंट जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है नासा से। एक टेलीस्कोप है नासा में, उसने देखा है कि एक ब्लैक होल डेवरिंग अ स्टार, ऑब्जर्व्ड अ मैसिव ब्लैक होल डेवरिंग अ स्टार। इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले इसने देखा है कि ब्लैक होल जो है वो एक स्टार को, ब्लैक होल डिस्ट्रॉइंग अ स्टार एंड ऑकर 250 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। इसका मतलब ये है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं ऐड किया तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करें टाइडल डिसरप्शन इवेंट की। ये फेनोमेनन जो है वो बताता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टार बाय ब्लैक होल, ब्लैक होल ने एक स्टार को डिस्ट्रक्ट किया है, डिस्ट्रक्शन किया है इसकी स्टार को। अब ये किसने देखा? तो नासा ने देखा, ऑब्जर्व किया, नासा ने ऑब्जर्व किया। तो आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइडल डिसरप्शन इवेंट। इट इज़ अ लैप्स इन टाइम इंटरवल बिटवीन टू डायurnal, नहीं। इट इज़ रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म, नहीं। इट इज़ ग्रेविटी एनॉमली, नहीं। इट इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टार बाय अ ब्लैक होल। एक ब्लैक होल में एक स्टार क्या हो गया? उसका डिस्ट्रक्शन हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, आर्टिकल 358 एंड 359 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ व्हाट। भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 358 जो है और 359 जो है, ये दोनों नेशनल इमरजेंसी जो है उसका फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ता है वो बताता है। आर्टिकल 358 कहता है कि फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत वो क्या होगा? सस्पेंड हो जाएगा इमरजेंसी के समय में। ठीक है, और वहीं पर क्या कहता है आर्टिकल 359 क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जो फंडामेंटल राइट है वही केवल और केवल सस्पेंड किया जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज एट प्रेजेंट आर रेगुलेटेड अंडर आईटी एक्ट, आईटी रूल 2021। देखिए, आईटी रूल 2021 जो है इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उसकी पूरी लिस्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें पहले ऑप्शन देखिए, सोशल मीडिया साइट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल न्यूज साइट्स। करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा 1, 2 एंड 4। ये होगा 1, 2 एंड 4। ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज जो हैं वो आईटी रूल्स 2021 के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज जो हैं इनको अलाउ नहीं किया गया इसमें, मतलब इस रूल के अंतर्गत इनको नहीं रखा गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था आपका, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज एट प्रेजेंट आर रेगुलेटेड अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सॉरी, गलत बता दिया शायद इसमें। देखिए, यहाँ पे है आईटी रूल्स 2021 और इसमें कहा गया है कि किस किस चीज़ को ये क्या करता है। यहाँ पे आप कोड देखिए, सबसे पहले अंडर आईटी एक्ट, आईटी रूल 2021 एट प्रेजेंट रेगुलेट किए जा रहे हैं वो आपको बताना है। सोशल मीडिया साइट्स, ओटीटी स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज या डिजिटल न्यूज़ साइट्स। जो करेक्ट आंसर है 28 का वो है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 4। अभी एक ड्राफ्ट आया है कि उसके अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग को भी डाल दिया जाए, लेकिन अभी ये रूल में आया नहीं है। अगर रूल में आ जाएगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द यूएसए अ सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज अ नेचुरलाइज सिटीजन इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। कौन सा करेक्ट नहीं है आपको बताना है। दूसरा, इन इंडिया ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ और नेचुरल बर्थ एंड नॉट अ नेचुरलाइज सिटीजन इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। कौन सा करेक्ट नहीं है? देखिए, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्यों गलत है? देखिए, इंडिया में आप जन्म लें या फिर आप नेचुरलाइज सिटीजन हो, आप कोई भी सिटीजन हो, आप ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन यूएसए में अगर आप केवल बर्थ से यूएस के सिटीजन हैं तभी आपको प्रेसिडेंट का रूल मिलेगा, नेचुरलाइज सिटीजन को यूएसए में नहीं मिलता है। तो ये क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 30, फंडामेंटल राइट के बारे में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताना है कि कन्फाइंड टू इंडियन सिटीजन ओनली, पहला स्टेटमेंट, और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशन। तीसवां का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, बिल्कुल इंडियन सिटीजन के लिए ही है और इसके लिए कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। हाँ, कभी बना दिया जाए रूल वो अलग है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटी है। आसान सा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखिए, टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है पार्ट 4A के तहत। पूरी की पूरी लिस्ट आपको दी गई है लक्ष्मीकांत से, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन सॉरी, एक मिनट, मैंने पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ा। हाँ, एक तो ये है टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, ये भी है हमारा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके अलावा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम दोनों का साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना भी हमारे एक फंडामेंटल ड्यूटी में के अंतर्गत आता है। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंट इन ऑल स्फीयर्स, यहाँ पे ये भी आता है। उसके बाद टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे आप देखेंगे 31 का करेक्ट आंसर होगा 1, 2 एंड 3, क्योंकि कास्ट करना, वोट कास्ट करना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है। इस बात को आप याद रखिएगा। कास्टिंग ऑफ वोट इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जनरल ड्यूटीज़ हैं लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। दूसरा, इफ अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट द इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इनडेफिनिट पीरियड विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। देखिए, जो हमारे यहाँ इमरजेंसी का प्रोविज़न है वो आर्टिकल 352 में है और ये कहता है कि दोनों हाउसेस के द्वारा 1 मंथ के अंदर अप्रूव होना चाहिए। यहाँ लिखा है विद इन 2 मंथ, ये 2 के जगह पे 1 होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, पहले तो 2 महीना ही था, लेकिन इसको 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया, 1 महीना कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर कितने मंथ, यहां देखिए 6 मंथ्स, ठीक बात है। एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इनडेफिनिट पीरियड, बिल्कुल सही बात है, और ये हर 6 महीने पर इंडेफिनिट पीरियड में हो जाएगा। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया था। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। आप इसके हिसाब से समझ लेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन आया वो केशवानंद भारती के केस में आया, और ये क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जो बताया है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके अलावा देखिए दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म है ही नहीं, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तीसरा सेक्युलर कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर। तो 1, 3 एंड 4 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 34। ये एक तरफ फीचर दिया है, एक तरफ बॉरोड दिया है कि किस कंट्री से हमने इस फीचर को लिया है।
ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होगा। जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, यहाँ देखिए फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब कौन कौन सा मैच है आप अपने आप बना लीजिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से लिया। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस की बात जब हम करते हैं तो जो जॉइंट सिटिंग है 2 हाउसेस की, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो तीसरा सही है और पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, कौन सा डीपीएसपी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से नहीं जोड़ा गया। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में डीपीएसपी जोड़े गए थे और इसमें कौन सा नहीं जोड़ा गया, तो इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे एक बार, देखिए कौन सा नहीं जोड़ा गया। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years, ठीक है। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। देखिए पहला जो है टू टेक स्टेप सिक्योर वर्कर्स मैनेजमेंट, ये वाला जो ऑप्शन नंबर 2 है, आर्टिकल 43A में है ये 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। उसके बाद प्रमोट, उसके बाद लीगल एड जोड़ा गया था। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ दी गई है आपको, ये वाली स्टेटमेंट, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दे आर एज ऑफ 6, ये बेसिकली बात की जा रही है, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था आर्टिकल 21A के तहत। तो 35 में जब आप बात करते हैं कि विच ऑफ द, क्या क्वेश्चन पूछा था, सही पूछा गलत पूछा, नॉट एडेड। तो जब आप नॉट एडेड की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 and 3। 1 and 3 ये नहीं जोड़ा गया। तीसरा मैंने बता दिया, 1 पहला वाला बता दिया, ये क्या है 86th अमेंडमेंट आर्टिकल 21A हो गया। और जब आप बात करते हैं कि टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इसकी बात की गई थी 44th अमेंडमेंट एक्ट में, तो ये भी नहीं होगा। 36th क्वेश्चन क्या है, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में बताया है। इट प्रोवाइड इस्टेब्लिशमेंट फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन। देखिए ऑल इंडिया फेडरेशन की बात सबसे पहले की गई थी इसी एक्ट में। किस एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा है, इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म इन ऑल द प्रोविंसेस। यहीं पे दिक्कत है, इसने बाई कैमरलिज्म तो इंट्रोड्यूस किया लेकिन ऑल नहीं, 6 out of 11 प्रोविंसेस। भारत में 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में बाई कैमरलिज्म शुरू किया गया। बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब वहाँ पर विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो, उसको कहेंगे बाई कैमरलिज्म। तो ये बाई कैमरलिज्म केवल और केवल 6 प्रोविंसेस में ही किया गया था। क्लियर है? वो 6 प्रोविंस कौन से थे, तो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस, ये 6 थे। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए। कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट का मतलब है वायलेशन ऑफ वंस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। किसी एक इंडिविजुअल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करना, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट। खास तौर पे फंडामेंटल राइट को अगर आप करते हैं तो उसकी बात की जा रही है। कौन करे, किसके द्वारा? बाय द एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि भारत सरकार का कोई व्यक्ति अगर किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन करता है, उसको कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट। अब पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट अबाउट दिस। इन इंडिया देयर इज नो लेजिस्लेशन विच गवर्न्स द लायबिलिटी ऑफ स्टेट। 37वां, तो बिल्कुल सही बात है, कोई ऐसा लॉ नहीं है इंडिया में। अ कोर्ट ऑफ लॉ कैन अवॉर्ड मॉनेटरी कंपनसेशन टू द विक्टिम इन सच केसेस। देखिए स्टेटमेंट 1 जो है इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है? करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो पहला तो ठीक हो गया। दूसरा है, कोर्ट ऑफ लॉ कैन अवॉर्ड मॉनेटरी कंपनसेशन टू विक्टिम इन सच केसेस। हाँ, विक्टिम को मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जा सकता है, और ये केस था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। इस केस में कहा गया था, राजस्थान सरकार को कहा गया कि राजस्थान सरकार 15,000 रुपये का जुर्माना भरेगी और वो पैसा उसको बेनिफिट दिया जाएगा विद्यावती को। क्वेश्चन नंबर 38, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम इन द वर्ल्ड, आपको बताना है कि डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है।
38वां जो क्वेश्चन है इसको आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको मैं बताता हूँ। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ट इन दोज इलेक्टेड पीपल, बिल्कुल सही बात है। जो लोग चुनकर हमने जिनको भेजा है वही डिसीजन लेंगे। द रूलिंग पार्टी इन पावर मस्ट हैव अ फेयर चांस ऑफ लॉसिंग इन एन इलेक्शन, बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि रूलिंग पार्टी ही चुनाव जीते। ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, ठीक है। द गवर्नमेंट इज नॉट लिमिटेड बाई लॉज और रेगुलेशंस, यहीं पर बात हो गई। चौथा स्टेटमेंट गलत है, केवल 1, 2 और 3 सही है। भाई डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होगा और कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो गवर्नमेंट को लिमिट किया जाएगा, गवर्नमेंट के पावर को सीमित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज एंश्रीन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्योरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ऑर्गेनाइजिंग एग्रीकल्चर ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, और तीसरा है प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज, चौथा है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डीपीएसपी का प्रिंसिपल लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 39, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल और केवल 2, ये वाला ऑर्गेनाइजिंग एग्रीकल्चर ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। क्लियर है, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अब जब आप डीपीएसपी पढ़ते हैं तो उसको 3 भाग में बांट दिया जाता है, एक गांधीयन प्रिंसिपल हो जाता है, एक होता है लिबरल प्रिंसिपल और एक होता है सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो ये जो चिल्ड्रन की हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन है ये सोशलिस्ट है, समाजवादी सिद्धांत है, और प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज और कोऑपरेटिव सोसाइटी ये गांधीयन आइडियोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 40, इंडिया वॉज पायनियर व्हेन इट कम्स टू गिविंग वोटिंग राइट्स टू पीपल इन द कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गेव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आफ्टर इंडिया। फैक्चुअल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भारत के बाद आता है, भारत में ये पहले आया था। जापान की बात करें तो जापान का 1945 में आया, इंडिया का 1950 में आया था, और यूनाइटेड स्टेट में 1965 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 41, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताना है कि वेन एवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी इट वॉज चेयर्ड बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं, गलत बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो चेयरमैन थे किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। जब संविधान सभा बैठती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, और जब वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तौर पे बैठती थी उस समय इसके अध्यक्ष कौन होते थे? जीवी मावलंकर होते थे। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग इन 1947। ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत है? देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन आया और उसके तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। जो नेशनल एंथम है वो 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया, और नेशनल सॉन्ग कब किया गया? वो 24 जनवरी 1950 को वो भी किया गया। क्लियर है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन 2 जो है वो स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। फिर पूछ रहा है NCST के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। क्या पार्लियामेंट के द्वारा NCST के जो मेंबर्स हैं उनका डिसाइड होता है? नहीं, ये तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 गलत है। जो भी ऑफ मेंबर होंगे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब के, उन मेंबर्स को का जो सर्विस कंडीशन होगा वो पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमिन नहीं किया जाएगा। क्लियर है ये बात कि वो पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमिन नहीं किया जाएगा। और जो दूसरी बात है वो करेक्ट है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 65वां संविधान संशोधन जो 1990 में आया, उसके तहत ऐसा किया गया। अच्छा, NCST कब आया? NCST जो एक सेपरेट बॉडी है वो 2004 में आती है, और इसमें क्या होंगे? एक चेयरमैन होंगे, एक वाइस चेयरमैन होंगे और 3 और इसके सदस्य होंगे।
और इनको अपॉइंट कौन करेगा, इसको अपॉइंटमेंट इसका होगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो भी कंडीशन है सर्विस कंडीशन वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेट्स अ बैंक एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। देखिए, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक वो बैंक होते हैं जिनको हम कहते हैं बैंक इज टू बिग टू फेल। किसी देश में ऐसा कोई बैंक हो जिसके फेल होने से उस देश की इकोनॉमिक स्थिति खराब हो जाए, और वो इतना बड़ा बैंक है कि वो फेल हो ही नहीं सकता है, उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। भारत में जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक है उसका जो फ्रेमवर्क है वो आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। क्लियर है? और इसमें पूछा है कि कौन डेजिग्नेट करता है, तो करेक्ट आंसर होगा आरबीआई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आसान सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा इसका 1, 2 एंड 4। ये फ्रीडम ऑफ साइलेंस जो है ये पर्सनल लिबर्टी में नहीं आता है, ये आपका आर्टिकल 19 के अंतर्गत आएगा, है ना, आर्टिकल 19 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 45 में। देखिएगा, इट वॉज एडेड आफ्टर राइट टू एजुकेशन, एडेड आफ्टर द पैसेज ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। देयर वॉज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिफोर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऐसी बात है क्या? It includes that the state shall endeavor to provide education for all children until they complete the age of 6 years. और चौथा, the provision makes only elementary education and not higher education a fundamental right. बिल्कुल सही बात है, केवल और केवल 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट पूछा है ना, तो इसका करेक्ट क्या होगा? ये होगा डी, ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये केवल प्राथमिक शिक्षा की बात करता है, और 86 अमेंडमेंट एक्ट से पहले क्या डीपीएसपी में नहीं था? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेट शैल एंडेवर प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द कंप्लीट एज ऑफ 6 ईयर। 6 ईयर के लिए थोड़ी ना है, 14 ईयर्स तक के लिए है, तो ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज विच हैज़ इरप्टेड अगेन रिसेंटली। इट इज़ लोकेटेड नियर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो मौना लोआ। देखिए, मौना लोआ जो वॉल्केनो है उसके पास में एक वॉल्केनो है जो हाल ही में इरप्ट हुआ, उसके बारे में ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा माउंट किलिउआ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये हवाईयन आइलैंड में है, और माउंट किलिउआ जो है ये क्या है, एक तरह का ये शील्ड वॉल्केनो है। शील्ड वॉल्केनो का मतलब क्या होता है? शील्ड वॉल्केनो का मतलब होता है ऐसा वॉल्केनो जब वो विस्फोट होगा, जब उसमें एक इरप्शन होगा तो विस्कोसिटी मैग्मा की बहुत कम होगी, और मैग्मा की विस्कोसिटी जब कम होगी तो स्टीपनेस जो होगा कोन का वो कम होता चला जाएगा। हवाईयन आइलैंड किसका है? तो यूएसए का है, ये भी आपको याद रखना होगा। क्लियर है? तो हवाईयन आइलैंड में ही ये माउंट किलिउआ जो है वो हुआ है। अब आपका होमवर्क है कि स्ट्रोम्बोली वगैरह के बारे में एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इमरजेंसी को एक बार आप डिटेल में पढ़ ही लीजिएगा, इतना सारा क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक बार पढ़ना चाहिए। 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन होगा इसका सी, केवल दूसरा करेक्ट है। पहला जो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हुआ था वो 1962 में हुआ था, जब चाइना का एग्रेशन हुआ था इंडिया में। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, नेफा जिसको बोलते हैं, उस समय हुआ था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 48, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 के बारे में पूछ रहा है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, कंसीडर द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स कंटेन्ड इन द प्रीएम्बल। द टर्म रिपब्लिक हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या रिपब्लिक टर्म जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? बताइए। नहीं। देखिए, जो टर्म रिपब्लिक है वो लिया गया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट 1।
दूसरा है जस्टिस कहाँ से लिया गया, सोवियत यूनियन से, तो ये करेक्ट है। जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो सोवियत यूनियन से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इंस्टीट्यूशंस आर ऑडिटेड एंड टोटली डायरेक्टेड बाय कैग। कैग जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है कैग, और इसके बारे में पूछा है कि करेक्ट आपको बताना है कि जिसकी वो ऑडिट करता है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका होगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। आरबीआई की ऑडिट नहीं करेगा, एलआईसी की नहीं करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नहीं करेगा, इस केवल करेगा किसकी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की। तो आंसर हो जाएगा 50 का ए। क्वेश्चन नंबर 51, प्राण पोर्टल के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट प्राण पोर्टल की ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई करता है। देखिए, प्राण पोर्टल जो है इट इज़ अ पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। यही करेक्ट हो गया, यही इसका करेक्ट आंसर है। 51 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। ये क्या करेगा, इट विल सपोर्ट ट्रैकिंग ऑफ फिजिकल एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ सिटी एयर एक्शन प्लान इम्प्लीमेंटेशन। जो एनकैप के अंतर्गत आता है कि एयर क्वालिटी को मैनेज करना, उसके बारे में ये काम करेगा। एनकैप क्या है, एनकैप जो है वो 2019 में लॉन्च किया गया था और एक ये टाइम बाउंड आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत एयर पॉल्यूशन को टैकल करेगा और 2026 तक इंडियन गवर्नमेंट का ये लक्ष्य है कि 40% रिडक्शन कर दिया जाए पार्टिकुलेट मैटर के कंसंट्रेशन में। 2017 में जो पार्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन था उसको कम करके 40% कम कर दिया जाए। ये 52, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस आर कन्फर्ड ऑन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड डिनाइड टू एलियंस। एलियंस को कौन सा दिया जाता है, इंडिविजुअल को कौन सा दिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1 2 3 4, सब जो है वो एलियंस को नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, ऑन अ पर्टिकुलर डे 150 मेंबर्स आर प्रेजेंट इन राज्यसभा एट द टाइम ऑफ वोटिंग। इन दिस सिनेरियो अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 क्या होगा उसका। जब राज्यसभा में 150 लोग मौजूद हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर वोटिंग हो रही है तो उस केस में आपको बताना है क्या होगा। देखिए, ये तभी पास हो पाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब 123 सदस्य कम से कम सपोर्ट करेंगे इसको। क्यों 123? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए आपने पढ़ा है कि पहली बात कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। तो 150 है, इसका 2/3 निकालिए, क्या होगा 50, और 50 × 2 कितना हो गया 100 हो गया। और उसके साथ 50% ऑफ द टोटल सीट, तो 50% भी निकालना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से 123 सदस्य वोट करेंगे तभी काम बनेगा। 54, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताना है, आसान सा क्वेश्चन है। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ठीक है, तो इसका पहला वाला करेक्ट हो गया, ये करेक्ट है। स्टीयरिंग कमेटी सरदार पटेल, गलत है भाई, ये राजेंद्र प्रसाद होगा। ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये सरदार पटेल होगा। तो ये केवल एक स्टेटमेंट सही है, ओनली 1 करेक्ट। 55 पे चलते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में आपको सही कथन के बारे में चुनाव करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, कल्चरल एजुकेशनल राइट जो है ये आप पढ़ते हैं आर्टिकल 29 में। तो स्कोप ऑफ आर्टिकल 29 इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज़ ओनली। भाई ठीक बात है। ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉस ऑफ सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 है इंडिया में, वो बताता है कि 3 तरीके हैं भारत से सिटीजनशिप समाप्त होने के। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है रिनंसिएशन, मतलब आप अपनी सिटीजनशिप छोड़ दिए। दूसरा है टर्मिनेशन, अगर भारत का कोई सिटीजन किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर करेगा तो अपने आप उसकी सिटीजनशिप भारत से टर्मिनेट हो जाएगी। तीसरा होता है डेप्राइवेशन। डिप्रीवेशन का मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने भारत की सिटीजनशिप फ्रॉड के माध्यम से ली हो, भारत के संविधान के प्रति सम्मान न दिखा रहा हो, युद्ध के समय विरोधी राष्ट्र के साथ चर्चा में लगा हुआ हो, इस केस में उसका जो सिटीजनशिप है वो छीनी जा सकती है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 बोथ। क्वेश्चन नंबर 57, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में फिर से एक क्वेश्चन है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट पूछा। सबसे पहले हम बात करें तो इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इट कैन इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट ओनली इन रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट, बिल्कुल सही बात है। केवल स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में ही ये काम करेगा, ठीक है। इफ एनी केस इज ऑलरेडी बीइंग इंक्वायर्ड इनटू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नहीं करेगा उसको, बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58, नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। 58 को अगर आप पढ़ें तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल और केवल पहला। ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक नहीं होता है। नीति आयोग का जो वाइस चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होता है और ये कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक को एंजॉय करता है। रीजनल काउंसिल्स की मीटिंग को हेड करता है कि नहीं करता है? देखिए, रीजनल काउंसिल जो होता है उसके अगर चेयर की बात की जाए तो वो चेयरपर्सन जो होगा नीति आयोग का वो करेगा, वाइस चेयरपर्सन नहीं करेगा। 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम, दो तरह के गवर्नमेंट की सिस्टम होती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1 and 3। प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, नहीं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। यूएसए इसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 60, विद रेफरेंस टू द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे हैव लो पर हेक्टेयर यील्ड एट द नेशनल लेवल कंपेयर टू व्हीट एंड पैडी। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? देयर प्रोडक्शन हैज डिक्रीज्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर आप कंपेयर करिए कि एक मतलब प्रति हेक्टेयर खेत में व्हीट और पैडी ज़्यादा हो रहा है या मिलेट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो देखेंगे कि व्हीट और पैडी ज़्यादा हो रहा है और पिछले 2 दशक में मिलेट्स का प्रोडक्शन भारत में डिक्रीज हुआ है, घटा है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करता है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986, ठीक बात है। दूसरा, इट इज़ रेगुलेटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक अफेयर। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 62, NIA के बारे में बताना है। NIA अमेंडमेंट एक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका अमेंडमेंट किया गया 2019 में इस एक्ट में, और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एक्सटेंड टू शेड्यूल ऑफेंसेस कमिटेड इन इंडिया और अब्रॉड दैट अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। NIA के एक्ट में जो संशोधन किया गया उसमें यही कहा गया कि कोई अगर शेड्यूल्ड ऑफेंस है वो चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, अगर उससे भारत के सिटीजन के इंटरेस्ट को या इंडिया के इंटरेस्ट को लॉस हो रहा है तो NIA उसमें भी काम करेगा। दूसरी बात, इट डेजिग्नेट स्टेट हाई कोर्ट एज स्पेशल कोर्ट्स फॉर कंडक्टिंग द ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर NIA एक्ट, नहीं। इसका सीधा सा मतलब क्या है, जो सेशन कोर्ट होंगे या स्पेशल कोर्ट होंगे, जो सेशन कोर्ट या स्पेशल कोर्ट होंगे वो ट्रायल ऑफेंस का NIA के अंतर्गत कंडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि डेजिग्नेट्स स्टेट हाई कोर्ट, नहीं, स्टेट हाई कोर्ट नहीं करेगा बल्कि सेशन कोर्ट करेगा। जो सेशन कोर्ट, जो सत्र न्यायालय होता है वो करेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 63, फेडरल फीचर कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का? आसान सा क्वेश्चन है, डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 and 4। बाई कैमरलिज्म फेडरल फीचर में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेथड ऑफ इलेक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है। अब फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम जो है इसको हम बोलते हैं FPTP, और इसका यूज किया जाता है जब राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें भी किया जाता है।
तो आप इसमें देखिए क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रिस्क्राइब द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम मेथड फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। नहीं, लोकसभा में कहाँ होता है, लोकसभा में नहीं होता है, केवल और केवल राज्यसभा में होता है। लोकसभा में तो टेरिटरी के बेसिस पे होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़ा, जनता ने वोट दिया, जीत गए, चले आए। क्लियर है। दूसरा है, इन द सिस्टम द कैंडिडेट नीड्स टू गेट मोर देन 50% टू गॉट इलेक्टेड। बिल्कुल सही बात नहीं है, बिल्कुल सही बात ये भी नहीं है। इस सिस्टम में कैंडिडेट को मेजॉरिटी वोट मिलेगा, वो डिक्लेयर होगा जीता हुआ। 50% वोट मिले ये जरूरी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 65 डीपीएसपी के बारे में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज आर इनेक्टेड फॉर इंप्लीमेंटिंग द डीपीएसपी। डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ न कुछ कानून बनाना पड़ेगा। तो पेमेंट बोनस एक्ट जो है वो भी है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट ये भी है, बॉन्डेड लेबर एक्ट ये भी है, और इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट ये भी है। चारों के चारों करेक्ट है। तीसरा है एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी है। इसमें एक चेयरपर्सन होगा और 5 मेंबर होंगे। कौन कौन होगा, यहाँ मैं लिखता हूँ, एक चेयरपर्सन होगा प्लस 5 और मेंबर्स होंगे। ठीक है। अब इसमें जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा, वो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या तो रिटायर्ड जज हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। ठीक है, सर्विंग भी हो सकता है कई बार। तो उसके बाद क्या होगा, अब यहां पे क्या बोला है, एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होता है। तो इसके अलावा 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर में अब यहां पर आपसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा है पूछा है। तो अब आप देख लीजिए कि कौन कौन से होते हैं, मैं बता देता हूं आपको। यहां पे एक तो माइनॉरिटीज कमीशन का जो चेयरमैन होगा वो होगा, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास यहाँ पे दिया है वो भी होता है, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के बारे में बात की गई है वो भी होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है ये भी होता है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ये नहीं होता है, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ये भी होता है। तो देखिए, माइनॉरिटी का होगा, एससी का होगा, एसटी का होगा, वुमेन का होगा, बैकवर्ड क्लास का होगा, चाइल्ड राइट का होगा और डिसेबिलिटीज़ का होगा। 1, 3, 4 एंड 5 करेक्ट आंसर है। दूसरा इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। नेक्स्ट है एयर डिफेंस सिस्टम वीएस हॉर्ड्स मिसाइल। इसके बारे में आपको बताना है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS मिसाइल के बारे में आपको स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है ये बताना है। पहला है इट इज़ अ पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल। बिल्कुल, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है और शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। दूसरा, इट इज़ बीइंग प्रोक्योर्ड फ्रॉम इजराइल अंडर डिफेंस एग्रीमेंट। क्या ये इजराइल से मंगाया जा रहा है? तो नहीं। वी-शॉट्स जो है ये एक पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि DRDO ने इंडिजिनियसली डेवलप किया है। DRDO के द्वारा ही इसको बनाया गया है, इजराइल से इसको नहीं लिया गया। क्वेश्चन नंबर 68 NCBC के बारे में बात कर रहा है। NCBC क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो हाँ, NCBC कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या ये एनुअल रिपोर्ट बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट को देती है? ये यहाँ पे गलत हो गया। देखिए 102 संविधान संशोधन 2018 में आर्टिकल 338B को ऐड किया गया और उसके अंतर्गत NCBC को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया गया। ये एनुअल रिपोर्ट देता है, पार्लियामेंट को नहीं देता है, ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है, याद रखिएगा। इसका जो रिपोर्ट होगा वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, पार्लियामेंट के पास नहीं जाएगा। पार्लियामेंट के पास तो प्रेसिडेंट लेकर जाता है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन अ स्टेट। जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है तो राष्ट्रपति के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर आ जाता है। उसी एक्स्ट्रा पावर के बारे में आपसे पूछा है। देखिए ऑप्शन पहला, ही कैन टेक अप द फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। ही कैन डिक्लेयर द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। ही कैन एज्यूम हिमसेल्फ द पावर वेस्टेड इन द कंसर्न्ड स्टेट हाई, नहीं, हाई कोर्ट से क्या मतलब है इसका? हाई कोर्ट से कोई मतलब नहीं है। प्रेसिडेंट कैन नॉट एज्यूम हिमसेल्फ द पावर वेस्टेड इन द कंसर्न्ड हाई कोर्ट और सस्पेंड प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू इट। कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट से रिलेटेड जो पावर है उसके साथ छेड़छाड़ राष्ट्रपति नहीं करेगा।
तो स्टेटमेंट 3 गलत है, 1 and 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70, with reference to sovereign green bonds consider the following statement, the bond will be issued in maturities of 5 year and 10 years। sovereign green bond क्या है? पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है? दे आर एलिजिबल फॉर ट्रेडिंग इन सेकेंडरी मार्केट और एज ऑफ नाउ एनआरआईज आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन देम। करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा 1 and 2 बी। देखिए एनआरआईज जो हैं उनको अलाउ किया गया है कि नहीं सोवरिन ग्रीन बॉन्ड में, तो एनआरआईज को भी अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, एनआरआईज भी इसमें अलाउड हैं। क्वेश्चन नंबर 71, with reference to independence and impartiality of election commission of India, which of the following statement is or correct? The constitution has not prescribed the qualification of member of election commission of India। देखिए आर्टिकल 324 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बताता है कि देश में एक इलेक्शन कमीशन होगा जो चुनाव लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव को कंट्रोल करेगा और उसको सुपरिटेंडेंस करेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी क्वालिफिकेशन नहीं बताया गया है कि जो व्यक्ति इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बनेगा उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में संविधान में कहीं बताया नहीं गया है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं यह भी नहीं बताया गया है कि उनके मेंबर्स का टर्म क्या होगा। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही बात कहा जा रहा है। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ स्पेसिफाइड, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड, ये सही है। Constitution has not debarred the retiring election commissioner from any further appointment by government। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं कहा गया है, तो ये स्टेटमेंट भी सही होगा। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 3 भी सही है। तो 1 and 3 करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, लोकायुक्त के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। पहला है द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त वॉज इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट टाइम इन महाराष्ट्र इन 1971। बिल्कुल महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकायुक्त की ऑफिस बनी और ये हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। लोकायुक्त ऑफ अ स्टेट इज ऑलवेज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। जो लोकायुक्त हैं ये कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो आप याद रखिए कि महाराष्ट्र में हुआ। इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करता है उस कंसर्न्ड स्टेट का गवर्नर, जबकि यहाँ कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं करेगा बल्कि उस राज्य का गवर्नर जो है वो करेगा अपॉइंट इनको। तीसरा, इनका रिकमेंडेशन एडवाइजरी होता है। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट माने चाहे न माने उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ DDMA। दूसरा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द DDMA इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। सॉरी, ये जो क्वेश्चन है इसमें से दोनों ही कथन सही हैं। स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हर स्टेट के हर राज्य में लगाएगा। जो उस राज्य के उस जिले का कलेक्टर होगा वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन भी होगा और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 74, आर्टिकल 368 के बारे में आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का पावर पार्लियामेंट के पास है। इनमें से कौन सा ऐसी बात है जो पार्लियामेंट के इस पावर से आर्टिकल 368 से बाहर है? तो देखिएगा, एबोलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल ये सही बात है, ये नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट, ये भी नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आप इसमें से बताना है कि कौन सा आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल है। तो 74 के बारे में
जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो प्रोविज़न इसके अंतर्गत ही आता है, तो वो नहीं होगा। इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ये भी अंतर आता है। बाहर कौन सा है, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव, ये 368 से अमेंडमेंट ऐसे नहीं बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 75, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। प्रोविंसेस वर अलॉटेड सीट इन रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट, 75th क्वेश्चन है। स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो भी करेक्ट है। और उसके बाद जो तीसरा है वो क्या है, इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, नहीं भाई, इंडिपेंडेंस से पहले हुआ था। 76, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बोडो, नेपाली, उर्दू, संथाली और अंग्रेजी। 8th शेड्यूल में कौन सी भाषा है, तो 1, 3, 4 और 5, इंग्लिश को छोड़कर बाकी ये सभी भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 77, आपको बताना है कि यहाँ पे एक तरफ स्टेटमेंट लिखा है, दूसरी तरफ आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। अब इसको डिटेल में बात करेंगे। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम का मतलब है प्रोसीजर वेयर बाई प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन इज रेफर्ड टू द इलेक्टोरेट और द सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्ट वोट। जो जनता होगी वो डायरेक्ट वोट करके किसी चीज़ के बारे में कोई नियम कानून बना दे, उसको रेफरेंडम कहेंगे। रिकॉल का मतलब क्या है? अब स्टेटमेंट नंबर 2 देखिए। स्टेटमेंट 2 क्या कर रहा है, रिकॉल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल, और नहीं, गलत। रिकॉल का मतलब क्या होता है? रिकॉल का मतलब है कि हमने जिसको वोट देकर कुछ बनाया है, रिकॉल करके उसको उसके एक्सपायरी डेट से पहले ही वापस बुला लिया। जैसे आपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट किया, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 साल तक रहेगा। 5 साल से पहले जब दूसरा साल चल रहा है, आपको लगा कि ये आदमी जिसको आपने चुनकर भेजा है, इस एमपी को, ये काम नहीं ठीक से कर रहा है, तो आप रिकॉल कर लें, इसको वापस बुला लें, दोबारा चुनाव होगा। तीसरा, प्लेबिसाइट। तीसरा जो है वो भी करेक्टली मैच नहीं है। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है? प्लेबिसाइट का मतलब देखिए, मैं यहाँ बताता हूँ। प्लेबिसाइट का मतलब होता है एक ऐसा मेथड जिससे लोगों के ओपिनियन को जाना जा सके किसी पब्लिकली इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के लिए। जनता के लिए इम्पॉर्टेंट अगर कोई सब्जेक्ट है, उसके मैटर पर जनता की राय को डायरेक्टली जान लेना ही क्या है? प्लेबिसाइट है। जबकि रेफरेंडम की जब आप बात करते हैं तो रेफरेंडम क्या है? रेफरेंडम का मतलब है कि जनता के द्वारा ही, मतलब जो सिटीजन्स हैं वो खुद ही किसी चीज़ पर कानून बनाएंगे, मतलब लेजिस्लेट करने का पावर जो होगा वो जनता के पास होगा, अगर आप रेफरेंडम की बात करते हैं तब। लेकिन जब आप प्लेबिसाइट की बात करते हैं तो केवल और केवल पब्लिक के ओपिनियन मैटर करते हैं किसी पब्लिकली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 78, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो 1 नंबर का स्टेटमेंट गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 79, विद रेफरेंस टू ग्रे हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए, ग्रे हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन तो सुना है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चल रहा है इंडिया में। ग्रे हाइड्रोजन क्या है? ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है पहले तो हम ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन करने का मतलब है समझना। ग्रे हाइड्रोजन का मतलब है कि हाइड्रोजन का वह फॉर्म जो नेचुरल गैस या मीथेन से बना हो और एक ऐसे प्रोसेस से बना हो जिसको हम कहते हैं स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस। स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होगा कि नेचुरल गैस जिसके अंदर मीथेन है, उसकी सहायता से हम हाइड्रोजन बनाएंगे थर्मल प्रोसेस करके। तो जब हम हाइड्रोजन बना रहे हैं एक ऐसे नेचुरल गैस से या मीथेन से, उस हाइड्रोजन को हम कहेंगे ग्रे हाइड्रोजन। तो स्टेटमेंट 1 वही बात कर रहा है और वो सही है। दूसरा क्या है?
इट इज़ कॉल्ड ग्रे हाइड्रोजन ड्यू टू डिस्टिंक्ट ग्रे स्मोक। नहीं भाई, ये गलत है, ग्रे स्मोक कोई मतलब नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 80, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट। प्रोविंसेस में जो बजट आता है और जो सेंट्रल बजट आता है, दोनों को सबसे पहली बार कब अलग किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ऐसा किया गया था। और आप याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यही वो एक्ट था जिसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए और यूरोपियन के लिए एक्सटेंड करने की बात कही थी। क्लियर है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ एन इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइडिंग फ्री फूड ग्रेन्स टू अंत्योदय अन्न योजना एंड प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशरीज अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। बिल्कुल, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 या अंत्योदय अन्न योजना, दोनों के तहत जो भी अनाज मिलता है वो मिल रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। एंड बेनिफिशरीज विल ऑल्सो बी गेटिंग फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड प्राइस। क्या ऐसा है? तो देखिए, स्टेटमेंट नंबर 2 जो है उसके बारे में समझते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 जो कह रहा है वो कह रहा है बेनिफिशरीज विल ऑल्सो बी गेटिंग फूड ग्रेन्स